समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां पर पीएम मोदी का आज 50वां दौरा है। पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। वहीं 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आज 3,880 करोड़ की परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात देंगे, जिससे चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर को ये सौगात मिलेगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का वो स्वागत करेंगे। इसके पहले भी अगर बात की जाए तो वहां पर वो पहुंचे हुए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए और जनसभा स्थल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम तैयारियां की गई है। वाराणसी के मेहंदीगंज में पीएम की जनसभा होने वाली है, जिसमें 50,000 लोग शामिल होंगे और इसी को लेकर देखिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो वाराणसी में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए वाराणसी पहुंच चुके हैं और इसके पहले उन्होंने ये तैयारियों का जायजा लिया था। बात की जाए तो पीएम कुछ ही देर में देखिए वाराणसी पहुंचने वाले हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां की गई हैं। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी सौगात देंगे पीएम आज वाराणसी वासियों को। ऐसे में कई लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर को भी ये बड़ी सौगात मिलेगी। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा में 4,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आह्लादित हैं, तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 और वाराणसी वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। देखिए, गरीब मुसलमानों का हक दिलाने का काम वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बहुत बड़ी बड़ी सौगातें आज फिर से काशी को, पूर्वांचल को, प्रदेश को मिलने वाली हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भी आगमन होता है वह कुछ ऐसे उपहार, इस प्रकार की सौगात लेकर के आते हैं कि पूरी काशी और पूरा प्रदेश आनंदित हो जाती है। आज इसी तौर से आज का आगमन जब भी मैंने कहा आते हैं वो लगभग 4,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं और आज उसकी सौगात या काशी के लिए भी उपलब्धि है, प्रदेश के लिए भी उपलब्धि है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अभी वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए जनसभा स्थल पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां हो चुकी है। मंत्री खुद सभा पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। स्थानीय जो पब्लिक की बात तो जनसभा और तो रोहित, टेक्निकल इशू है और आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ पा रही है। दोबारा हम आपसे कोशिश करेंगे संपर्क करने का। और देखिए आज पीएम का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी वासियों को बड़ी सौगात देंगे, करोड़ों की ये सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 50वें दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं और 3,884 करोड़ की 44 प्रोजेक्ट्स का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में 2.5 घंटे रहेंगे भी, वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और पीएम के आगमन को लेकर देखिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जनता को संबोधित करने वाले हैं। वहीं अमूल से जुड़े 2,70,000 किसानों को बोनस भी ट्रांसफर करेंगे। तमाम ये देखिए बड़ी सौगातें देने वाले हैं आज पीएम। और बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट और 70+3 बुजुर्गों को अपने हाथ से आयुष्मान कार्ड भी देंगे। तो पीएम मोदी का विमान सुबह 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो मेहंदीगंज हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और जनसभा स्थल पर भी देखिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं क्योंकि उनकी अगुवाई करेंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम वहां पर मौजूद हैं। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो देखिए
4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और कोई भी यहाँ पर किसी को भी परेशानी ना हो, ऐसे में देखा जा रहा है कि रूट डाइवर्जन भी किया गया है। देखा जाता है कि आम जनता बेहद परेशान हो जाती है, जिसको लेकर यातायात व्यवस्था भी पूरी तरीके से की गई है। वहीं देखिए, तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा काशी दौरा भी है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए 18 जून 2024 को वाराणसी आए थे और मेहंदीगंज में सम्मेलन कर किसानों के खाते में सम्मान निधि उन्होंने भेजी थी। और सहयोगी रोहित हमारे साथ हो गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या अभी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री आए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत जो दोनों डिप्टी सीएम है उन लोग भी अब बस अब लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे। और जनसभा स्थल की बात करें तो जनसभा स्थल पूरी तरीके से भर चुका है और लोगों का आने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। और खास बात यह है कि देखिए, ये तीसरे कार्यकाल की भी बात करें तो तीसरा दौरे के साथ साथ ये उनका अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां दौरा है। तो निश्चित रूप से ये एक कीर्तिमान है। किसी भी एक प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना, 50 दौरे करना, एक अपने आप में एक इतिहास में ऐसी इबारत लिखी जाएगी कि जिसे लोग याद करेंगे कहीं ना कहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर वक्फ बिल को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है, 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर दफ्तर की बिजली बंद करके वक्फ कानून पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। वहीं 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन किया जाएगा। 18 अप्रैल तक अब तक बताया जा रहा है कि वक्फ संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। बड़े जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। लखनऊ, कानपुर समेत 50 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राज्यों की राजधानी बड़े शहरों में प्रदर्शन और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तो वक्फ बिल को लेकर देखिए अब प्रदर्शन किया जाएगा और बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज है आज, इसको लेकर भी देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ हो गए। संदीप, आज जुमे की नमाज है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, कहा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो वक्फ बिल को लेकर इसका प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करी जाए या फिर अगर बात करी जाए विपक्ष के तमाम नेताओं की, चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, मायावती हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करी जाए, ये सभी लोग देखिए वक्फ बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। आज देखिए जुमे की नमाज है और इसको लेकर देखिए प्रदेश भर में अलर्ट इसलिए भी जारी किया गया है क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर कई तरीके से भ्रामक खबरों को फैलाकर मुसलमानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कत हो, शांति व्यवस्था बिगड़े या फिर कानून में किसी भी तरीके का ऐसी कोई देखिए खलल पड़े। तो आज इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नमाज होगी, नमाज के दौरान देखिए मस्जिदों के आसपास में देखिए पुलिस तैनात रहेगी। हालांकि लंबे समय से देखिए ये प्रक्रिया चल रही है। पिछली भी 2 नमाज देखिए आपने देखा, चाहे वो अलविदा की नमाज हो या फिर वक्फ बिल को कानून बनने के बाद जो जुमे की नमाज हो। और उसी के साथ साथ देखिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही। जो प्रमुख चौराहे होते हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर भी पुलिस जो है वो सादी वर्दी में देखिए तैनात रहेगी। सबसे ज़्यादा जो नज़र रखने का काम हो रहा है वो सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप कोई भी भ्रामक खबर, कोई भी फेक खबर आप ऐसी सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो पुलिस जो है इसको लेकर बहुत सख्त है और लगातार वो सोशल मीडिया पर नज़र रख रही है। और अगर कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरीके की भ्रामक और फेक खबरों को पोस्ट करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ साथ देखिए पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी है। एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर चले जाएं।
जो प्रमुख मस्जिद होती हैं, लखनऊ की मस्जिद जैसे देखिए टीला वाली मस्जिद है, ऐशबाग में एक मस्जिद है, तो यहाँ पर भारी संख्या में देखिए नमाजी जो है वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन नमाज के दौरान जो है वो एक साथ भीड़ बाहर ना निकले, सड़कों पर भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो, किसी तरीके का जुलूस ना हो, किसी तरीके का प्रदर्शन ना हो, किसी तरीके की नारेबाजी ना हो, इसको लेकर भी अपील करी गई है। खुद जब डीजीपी प्रशांत कुमार से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था स्थिति सामान्य है, लेकिन एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी देखिए इसको लेकर बात हुई है। फिलहाल कोई ऐसी स्थिति है नहीं कि लगे कि लखनऊ में संदीप, लखनऊ की बात की जाए तो किन किन इलाकों को चिन्हित किया गया है? स्थिति सामान्य है। देखिए पुराने लखनऊ में देखा जाता है कि क्योंकि देखिए वहां पर जो है मुसलमानों की संख्या देखिए ज्यादा है, तो वहां पर देखिए वहां पर भी प्रमुख स्थान जो है वो कुछ बनाए गए हैं। शहादतगंज हो गया, चौक हो गया, नखास हो गया, घंटाघर हो गया, इमामबाड़ा हो गया, तो ये कुछ प्रमुख ऐसे इलाके होते हैं जहां पर पुलिस जो है वो कुछ ज़्यादा चौकन्नी रहती है, या फिर जो वहां पर चौराहे होते हैं वहां पर नजर रखी जाती है। सादी वर्दी में देखिए पुलिस जो है वो गश्त करने का काम करती है, जिससे लोगों के बीच से उनकी मंशा को समझ सके। तो ऐसे तमाम प्रमुख क्षेत्र भी हैं, प्रमुख चौराहे पर भी हैं, जहां पर पुलिस ने अपनी जो नजरें हैं उसको जमाए रखा। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते खबर दिल्ली से है, जहां पर आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन हिरासत में भेजा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर को कस्टडी में भेजा। एनआईए ने कोर्ट से 20 दिन की हिरासत मांगी थी। 26/11 के आतंकी हमले में आरोपी है तहव्वुर राणा, और इसी को लेकर देखिए एनआईए ने कोर्ट से 20 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 18 दिन की हिरासत में उसे भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन के लिए हिरासत में भेजा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर को कस्टडी में भेजा है। तो 20 दिन की हिरासत मांगी गई थी, लेकिन 18 दिन की हिरासत दी गई है। 26/11 के आतंकी हमले का ये मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। दिल दहला देने वाली ये घटना सभी को याद होगी, और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई परिवार बिखर गया था। और देखिए अब इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की। 2011 और एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 4 दिसंबर 2019 को भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से प्रत्यर्पण की पहली मांग रखी। किस तरीके से भारत में लाया गया उसको ये हम आपको बता रहे हैं। 10 जून 2020 राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की अपील की गई, और फरवरी 2021 भारत ने अमेरिका को आधिकारिक प्रत्यर्पण नोट भेजा। और इसके बाद 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा बताया जा रहा है पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई नागरिक है। तो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर यह काम करता था। खबर रायबरेली से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शव की मोर्चरी में रखने के लिए परिजन जो है परेशान हुए, और घंटों बताया जा रहा है कि अधिकारियों को पीड़ित परिजनों ने फोन किया। डीएम सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को फोन किया गया। मोर्चरी में विगत 4 महीनों से खराब पड़े हैं डीप फ्रीजर। परिजनों से सीएमएस ने बर्फ लाने की बात कही, और बर्फ लाने की बात सुनकर परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। शहर के जिला अस्पताल की मोर्चरी का ये पूरा मामला है। तो व्यवस्थाएं आप देखिए, और किस कदर ये लापरवाही की जाती है, जिसके बाद से परिजनों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है। तो खबर रायबरेली से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शव को मोर्चरी में रखने के लिए परिजन परेशान हो गए, और घंटों बताया जा रहा है कि अधिकारियों को पीड़ित परिजनों ने फोन किया। इसके बाद डीएम सीएमओ सहित अन्य अधिकारी को फोन किया गया। मोर्चरी में विगत 4 महीनों से वहां पर डीप फ्रीजर खराब पड़े हैं। परिजनों से सीएमएस ने बर्फ लाने की बात कही, और इसी बात को लेकर देखिए परिजनों में आक्रोश देखने को मिला है। ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। शहर के जिला अस्पताल की मोर्चरी का ये पूरा मामला है। क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कतें ये आ रही हैं सर, उसकी डेथ हो गई है। अब उसको यहाँ फ्रीजर खराब बता रहे हैं अस्पताल में। कौन बताया आपको? वहीं थे जो स्टाफ, कहते ये हमसे बर्फ मंगवा रहे हैं सर। कौन मंगवाया है? स्टाफ जो था इनका। तो यहाँ वो फ्रीजर नहीं गया? बता रहे हैं खराब। कब से? 4 महीने से बता रहे हैं खराब। हमारे क्षेत्र में एक लड़का है नरेंद्र यादव, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी डेथ यहीं हॉस्पिटल में हो गई है।
तो उसकी मरचुरी में लाश रखी गई है, डेड बॉडी। तो वहाँ पे बोले, हमने कहा या फ्रीजर की व्यवस्था है कि नहीं, तो वहाँ बोले कि फ्रीजर है नहीं यहाँ पे। हमने कहा क्यों नहीं है, कहीं है लेकिन बिगड़ा हुआ है। तो हमने कहा कब से बिगड़ा, कहे 4 महीने से बिगड़ा हुआ है फ्रीजर। तो हमने कहा अब ये बॉडी तो रात भर में बदबू करने लगेगी, कहीं आप लोग इसको, इनके परिजन से बोले कि आप लोग बर्फ़ लेके आइए उस पर रखिए। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, डीप फ्रीजर जो है वो खराब पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो उच्च अधिकारी वो प्रयासरत रहते हैं और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन जो रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग है वो जो है बेपटरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। रायबरेली के जिला अस्पताल में जो है फ्रीजर, जो डीप फ्रीजर है वो विगत 4 महीने से खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो डेड बॉडियां जो मरचुरी में रखी जाती है उनको जो है उस पर जो है काफी दिक्कतें होती हैं। इसको लेकर जो है जो परिजनों ने जो है कल एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। जब उसके शव को मरचुरी में रखवाना था तो परिजनों ने जब डीप फ्रीजर की बात की तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि डीप फ्रीजर खराब है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भर में तो 100 खराब हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि बाहर से आप बर्फ लेके आइए, उस पे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है। उसके बाद जो परिजनों के द्वारा लगातार जो प्रभारी सीएमएस है प्रदीप अग्रवाल, उनको फोन किया गया, जिलाधिकारी को फोन किया गया, सीएमओ को फोन किया गया, लेकिन रिस्पांस उनको कुछ भी नहीं मिला। बाकायदा जो परिजन है लगातार मोबाइल पे दिखाते रहे, नंबर डायल करके बात करते रहे, सब कुछ, लेकिन रिस्पांस उसको नहीं मिल पाया। अंत में जो 100 को फिर ऐसे ही मरचुरी में रखना पड़ा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बरेली से है, जहां पर 3 सगी बहनें रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। तीनों बहनें बताया जा रहा है कि स्कूल से वो निकली हुई थी स्कूल के लिए और घर वापस नहीं लौटी। तीनों के पहनावे और हुलिये की सूचना पुलिस ने जारी की है। इस्माइलपुर गांव से अलीगंज के स्कूल में ये गई हुई थी बहनें। अलीगंज के इस्माइलपुर गांव से लापता हुई हैं तीनों बहनें और अब इनकी तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर देखिए 3 सगी बहनें लापता हो गई रहस्यमयी तरीके से। लगातार अब इनके परिजन बेहद परेशान हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से सूचना जारी की गई है, उनके होलिये को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, और लगातार अब इनकी तलाश की जा रही है। तो स्कूल के लिए निकली हुई थी ये तीनों बहनें और घर वापस नहीं लौटी, जिसको लेकर प्रशासन अब इनकी तलाश कर रहा है और तमाम देखिए जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इस्माइलपुर गांव का ये पूरा मामला है। खबर सीतापुर से है, जहां पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट देकर हत्या कराई गई थी शार्प शूटरों से। बताया जा रहा है कि आरोपी बाबा समेत 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। हत्या करने वाले शार्प शूटर की पुलिस अब तलाश कर रही है। मंदिर के बाबा ने ही पत्रकार की हत्या करवाई थी। बाबा ने खुलासे के डर से पत्रकार की हत्या कराई। 4 लाख रुपए में सुपारी देकर ये हत्या करवाई गई थी। एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली। इसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की, तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फोन के माध्यम से। किससे फोन किए? सर ये राजयात्रियों और राहगीरों के द्वारा हमने तो फोन जो है सर नंबर था उसको हमने कॉल किया, उसे मिलने के लिए हमने बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं पता हमें, याद नहीं है सर, हमने फाड़ के फेंक भी दिया। आगे बताओ फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपए दिए और फिर वाजपेयी जी की फोटो अपने फ़ोन के द्वारा उसके फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा का विवरण बताया कब कहाँ जानते कैसे क्या रहते हैं, और उसके बाद उसने को समय दे दिया कि 1-2 महीने में काम का जो रास्ते से हटा दिया जाएगा। जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले तो कुकर्म करते इनको बताया गया कि कुकर्म ये कर रहे थे। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थे, फिर बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया मांग रहे थे। तो इसमें क्या सच है यही नहीं जान पा रहे हैं। और हमको बस हम यही हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है,
इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो शार्प शूटर से की तलाश देखिए अब की जा रही है। और ये बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर देखिए 3 सगी बहनें रहस्यमयी ढंग से लापता हो गईं। तीनों बहनें स्कूल के लिए निकली थी और घर वापस नहीं लौटी। तीनों के पहनावे और हुलिये की सूचना पुलिस ने जारी की है। इस्माइलपुर गांव के अलीगंज की स्कूल की ये बहनें बताई जा रही हैं। और एसएसपी बरेली अनुराग आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये 3 सगी बहनें रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई हैं, क्या कुछ अभी इनका पता चल पाया है? ये अलीगंज थाना क्षेत्र में कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस तरीके से 3 सगी बहनें हैं जो घर से निकली थी स्कूल के लिए और फिर वो घर वापस नहीं आई है। तो तत्काल एफआईआर पुलिस के द्वारा पंजीकृत की गई है। 6 टीमें हमारी गठित की गई है, जो सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और आसपास के एरिया में देख रही है। अभी ये पता चला है कि इनके जो माता जी हैं, उन्होंने इन बहनों को इनके साथ कुछ मारपीट की बात हुई थी, जिसमें डांटा गया था और जिसकी वजह से नाराज थी। एक बार पहले भी अपने पड़ोसियों के यहाँ इस तरीके से चली गई थी और उसके बाद उनकी माता जी के द्वारा उनको समझा बुझा के लाया गया था। तो और भी सारी चीजें पुलिस देख रही है, सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं। बहुत जल्द तीनों को बरामद करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल प्रशासन से क्या बातचीत हो पाई? उनकी तरफ से क्या कहा गया? क्या वाकई में ये तीनों बच्चियां स्कूल पहुंची थी? नहीं, कल ये स्कूल नहीं, जिस दिन 9 तारीख को स्कूल नहीं गई थी, 8 तारीख को स्कूल का रिजल्ट मिला था, तो वो रिजल्ट लेने गई थी। उसके बाद 9 तारीख को स्कूल नहीं गई थी, घर पे स्कूल बता के गई थी, लेकिन स्कूल नहीं गई थी 9 तारीख को। सर, आपने बताया कि माँ से अक्सर विवाद होता रहता है, माँ की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं, हम लोग तो उन्होंने जब, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि बच्चों को बरामद किया जाए, तो हम लोगों ने 6 टीमें उसी के लिए गठित की है। और ये आसपास के लोगों ने बताया कि माताजी के द्वारा डांट दिया जाता था, तो बच्चे इस चीज का बुरा मानती थी। तो एक बार पहले किसी पड़ोसी के यहाँ इसी तरीके से चली गई थी, उसके बाद फिर इनको बुलाया गया था, वापस लाया गया था। तो ये एक पॉइंट है जिसपे हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी ही बरामद करेंगे, निश्चित। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, खबर मथुरा से है, जहां पर एमटेक और एमबीए पास चोर गिरफ्तार हुआ है। मथुरा पुलिस ने उड़ीसा निवासी चोर को पकड़ा है। एक उच्च शिक्षित चोर को गिरफ्तार किया गया। चोर ने पहले लॉर्सन एंड टूबो में नौकरी की थी और कोरोना के बाद नौकरी जाने पर वो चोरी करने लगा था। पहले भी साइबर फ्रॉड के मामले में वो जेल जा चुका है। तो एक उच्च शिक्षित चोर को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। चोर ने पहले लॉर्सन एंड टूबो में नौकरी की थी और कोरोना के बाद उसकी नौकरी चली गई, तो वो चोरी का काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फोन रखा हुआ है। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। तो मथुरा पुलिस ने उड़ीसा निवासी चोर को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के मामले में पहले भी वो जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि पहले वो नौकरी करता था, लेकिन कोरोना में उसकी नौकरी चली गई थी, जिसके बाद से अब उसे गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गया। गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदिनी, जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने न सिर्फ पढ़ाई की हुई है बल्कि एक कंपनी में मैनेजर की जॉब भी की है, और लेकिन कोरोना काल में उसकी जो जॉब छूट गई थी, इसके बाद वो गलत रास्ते पर चलने लगा और उसके बाद वो लगातार ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल चोर को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने जब फरहान तासी को गिरफ्तार किया, जिसने ट्रेन में चोरी की थी। फरहान उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि फरहान अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। फरहान तासी ने बीटेक, एमटेक और मैकेनिकल बेंगलुरु क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से किया है।
तो इस तरीके के चोर को कल जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये चोर था। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर कन्नौज से, जहां पर रेलवे लाइन के किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। जेल क्रॉसिंग से 500 मीटर की दूरी पर यह शव मिला है। जसोदा पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव की शिनाख्त में जुट गई है। तो लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शव की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर देखिए कन्नौज से सामने आ रही है। जसोदा पुलिस मौके पर पहुंची है। तो रेलवे लाइन के किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर देखिए बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना मटराक इलाके के मथुरा आगरा रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और देखिए बताया जा रहा है कि थाना मटराक इलाके के मथुरा आगरा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। ये हादसा हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। अयोध्या के ई रिक्शा चालक बड़े आंदोलन के मोड में है। आज अयोध्या ई रिक्शा कल्याण समिति के बैनर तले ई रिक्शा चालकों ने बैठक की। दरअसल अयोध्या धाम को जोन 1 और जोन 2 में बांट दिया गया। ई रिक्शा चालकों को अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम में एंट्री नहीं मिल रही है। जब वे अयोध्या धाम में एंट्री करते हैं तो उनका चालान किया जा रहा है। ई रिक्शा के सारे कागजात सही होने के बावजूद भी ई रिक्शा का चालान कर दिया जा रहा है। ऐसे में कई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो परिवार समेत लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का शहर है। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसको बांट दिया गया है, जोन 1 जोन 2 कर दिया गया है। अब अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम की दूरी 7 किलोमीटर है और इस 7 किलोमीटर में 2 जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। उद्या चौराहा एक, टेढ़ी बाजार दूसरा। और दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोगों को बांट के आपस में रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है। बेफिजूल चालान हो रहा है। जिन गाड़ियों का पेपर कंप्लीट है उन पे भी चालान हो रहा है। ठीक है, आप चालान करिए, गाड़ियों का पेपर चेक करिए। जो नाबालिग है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, डीएल नहीं है, जो पेपर कंप्लीट नहीं है, उसको आप सीज करिए, चालान करिए। उससे हमें कोई परेशानी है। हम लोग अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भी पोर्टर द्वारा, डाक द्वारा और यहाँ शहर के जितने भी अधिकारी हैं सबको दिया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। जो हमारे ई रिक्शा चालक भाई हैं, गरीब हैं, जो हमें जोन 1 और जोन 2 में बांटे हैं, वो बंटवारा हम रिक्शा भाई कभी नहीं करेंगे। हम जो भी है 5,000 10,000 सबको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। उसके बाद अपने बातों को रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हम रोजगार देंगे, क्या यही रोजगार दिए? यही रामराज है? खबरों का सिलसिला जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।